चक्र का बाप। इससे पहले ना किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। इस समय तमाम बच्चों के परीक्षा के परिणाम सामने आ रहे हैं और तमाम बच्चे अपने उज्जवल भविष्य के लिए आगे के सपने बुन रहे हैं, आगे की चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। एक बड़ा कठिन सा समय इस समय आता है जब माता पिता को यह समझना होता है कि बच्चे को आगे कौन सा सब्जेक्ट दिलवाएं, कौन सा विषय दिलवाएं जो उसकी सफलता में उसकी सहायता करे और बच्चा जिस विषय को पढ़कर जीवन में सफल हो सके, आगे बढ़ सके। बच्चों के मन की दुविधा भी ये होती है कि मैथमेटिक्स पढ़ें, बायोलॉजी पढ़ें, आर्ट साइड ले लें, क्या करें। तो कौन सा विषय पढ़ाई के लिए चुनें, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। आपको बताएंगे कि आखिर किस ग्रह से कौन सा विषय जुड़ा हुआ है और आपका बच्चा आगे किस विषय की पढ़ाई करे जिसमें उसको सफलता मिले। पढ़ाई के लिए कौन सा विषय चुने, आज इस पर बात करेंगे। ग्रहों की सही स्थिति जानकर, ग्रहों की सही दशा जानकर अगर आप विषय का चुनाव करें तो आपके बच्चे को आपको सफलता की प्राप्ति होगी। विषय चुनने में ज्योतिष आपकी सहायता करेगा, कैसे, वो आज आपको बताएंगे। भाग्य का दरवाजा भी खुलेगा और आप जान पाएंगे शुभ पहर के बारे में। तो आज बेहद महत्वपूर्ण चर्चा होगी। आप जानेंगे कि आपके अपने बच्चे का या बच्चे जानेंगे कि वो आगे आने वाले वक्त में किस विषय का चुनाव कर सकते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। तिथि है ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी और इसके उपरांत अष्टमी भी आज ही लगेगी। नक्षत्र होगा मघा और मघा के उपरांत पूर्वा फाल्गुनी होगा। चंद्रमा सिंहस्थ होंगे, सिंह राशि में भ्रमण करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 से तकरीबन 3 बजे तक। इसमें कोई भी नया और शुभ कार्य न किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। दक्षिण दिशा की तरफ आज यात्रा करने की मनाही है, तो बेहतर होगा कि आज दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा न करें। लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी पीली सरसों खा के और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। सबसे पहला जो सवाल मन में कौंधता है, आता है, वो ये है कि विषय चुनने में, सब्जेक्ट का चुनाव करने में एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष किस प्रकार से आपकी सहायता कर सकता है। कैसे आपकी सहायता करेगा भाई? कुंडली में शिक्षा को जो ग्रह प्रभावित करता है वही विषय के चुनाव में सहायता करता है। वैसे तो कुंडली के अलग अलग खाने होते हैं, कुल 12 खाने होते हैं कुंडली के, और 12 खाने में जो 5वां खाना है वो बताता है कि एजुकेशन की लाइन क्या होगी, या 5वें खाने से एजुकेशन का झुकाव देखा जाता है, किस तरफ व्यक्ति का झुकाव है, या जो 5वें खाने का स्वामी ग्रह है उसकी बड़ी भूमिका होती है विषय के चुनाव में। कभी कभी ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता कि 5वां खाना ही महत्वपूर्ण होगा या शिक्षा को प्रभावित करने वाला ग्रह ही महत्वपूर्ण होगा, नहीं। कभी कभी कुंडली का जो सबसे प्रभावशाली ग्रह है, सबसे ताकतवर ग्रह है, सबसे मजबूत ग्रह है, कभी कभी वो भी सब्जेक्ट को प्रभावित कर देता है और कभी कभी उस हिसाब से भी विषय का चुनाव हो जाता है। यानी मान लिया कि आपके शिक्षा का जो ग्रह है वो तो बुध है, लेकिन कुंडली में जो ग्रह लीड करने लगा वो मान लिया मंगल हो गया, तो शिक्षा का जो डिसीजन होगा वो लीडिंग प्लेनेट से होगा, वो मंगल से होगा। इसीलिए कुंडली का कौन सा ग्रह प्रभावशाली है ये समझना भी बेहद आवश्यक है। अब विषय कैसा भी हो, बच्चा आर्ट पढ़े, साइंस पढ़े, कॉमर्स पढ़े, कुछ भी पढ़े, आपको कुंडली में बुध की पोजीशन को हमेशा देखना होगा, क्योंकि बुध से ही साइड ऑफ एजुकेशन डिसाइड होती है। किस तरफ बच्चा पढ़ेगा, किस साइड से बच्चा पढ़ेगा और बच्चे की बुद्धि का एप्लीकेशन कितना होगा, बच्चा उस शिक्षा के फॉर्मेट को कितना ग्रहण कर पाएगा, इसको समझने के लिए बुध की पोजीशन को देखना होगा। यानी विषय कैसा भी हो, बुध की स्थिति हर हाल में देखना होगा, समझना होगा। सही विषय चुनने से आगे के लिए करियर का रास्ता अच्छा हो जाता है।
इसीलिए सही विषय का चुनाव करने के लिए कुंडली के शिक्षा के ग्रह को देखिए या कुंडली के मुख्य ग्रह को देखिए और बुध को जरूर देखिए कि बुध को कौन कौन से ग्रह प्रभावित कर रहे हैं। जो ग्रह बुध को प्रभावित कर रहे होंगे या जो बुध की पोजीशन होगी, बुध की जो स्थिति होगी, उसके आधार पर आप लाइन ऑफ एजुकेशन को, शिक्षा के रास्ते को समझ पाएंगे। हम सबसे पहले जिस विषय पर चलते हैं उस विषय से लोग इंजीनियर बनते हैं और उस कॉम्बिनेशन को कहते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, पीसीएम, मुख्य रूप से मैथमेटिक्स। तो गणित विषय का चुनाव कब करें, कब अपने बच्चे को गणित दिलवाएं, या आप खुद ही अगर पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, आप बच्चे खुद ही मान लिया 10वीं की पढ़ाई कर ली, 11वीं में गणित लें या ना लें, मैथमेटिक्स पढ़ें या ना पढ़ें, ये सवाल आ गया, क्या करेंगे। देखिए, जितनी भी कैलकुलेशंस इस दुनिया में होती हैं, जो कैलकुलेशन की एबिलिटी है, कैलकुलेशन का मालिक है, वो बुध है, मरकरी है। बुध माने होता ही कैलकुलेशन है, लेकिन गणित की शिक्षा के लिए मंगल को भी देखना होगा, क्योंकि बुध केवल कैलकुलेशन माने केवल मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन का मालिक नहीं होता, बुध और भी गणनाओं का मालिक होता है। लेकिन जब बात शुद्ध रूप से गणित की आती है, मैथमेटिक्स की आती है, तो बुध के अलावा मंगल को देखना भी आवश्यक हो जाता है। गणित की शिक्षा के लिए मंगल पर विचार करना भी आवश्यक है। बुध अगर ठीक हो कुंडली में और मंगल अच्छा हो तो गणित विषय का चुनाव करना चाहिए। यानी बुध की पोजीशन भी ठीक हो, मंगल की भी ठीक हो, या मंगल बहुत अच्छा हो, बुध ठीक ठाक हो, काम चल रहा हो, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंगल का अच्छा होना बड़ा आवश्यक है। बुध ठीक हो, बुध बुरा ना हो, बुध ठीक हो और मंगल बहुत अच्छा हो तो मैथमेटिक्स विषय का चुनाव करना चाहिए। ऐसी दशा में गणित पढ़ने पे सफलता निश्चित मिलती है। इस विषय को अच्छा करने के लिए जो बच्चे गणित पढ़ना चाहते हैं, मैथमेटिक्स में जाना चाहते हैं या गणित की पढ़ाई कर रहे हैं, इस विषय को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं, उन्हें सलाह लेकर के एक पन्ना या मूंगा पहनना चाहिए। पन्ना पहने या मूंगा पहने, दोनों में से एक रत्न, दोनों एक साथ नहीं पहन सकते, तो या तो पन्ना पहने या तो मूंगा पहने। किसी विद्वान ज्योतिषी से सलाह लेकर, इससे मैथमेटिक्स का पार्ट समझने में और गणित की पढ़ाई करने में आसानी होगी। दूसरी जो ब्रांच है, इससे लोग डॉक्टर बनते हैं, इसे कहते हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, पीसीबी। फिजिक्स केमिस्ट्री तो लेना ही है, इसलिए उस पर मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन अगर विज्ञान की बात हो तो दो ही ब्रांचेस मुख्य रूप से हो जाते हैं। एक होती है मैथमेटिक्स की, जिसको नॉन मेडिकल कहते हैं, और एक होती है बायोलॉजी की, जिसको मेडिकल ब्रांच कहते ही हैं। बायोलॉजी माने मेडिकल। तो जब बच्चे बायोलॉजी की पढ़ाई करते हैं 11वीं 12वीं में, तो ये सोच के करते हैं कि मुझे आगे डॉक्टर बनना है, मुझे आगे मेडिकल में जाना है, तो बायोलॉजी वाला पार्ट वहां पे लीड करता है। तो बायोलॉजी कब चुननी चाहिए? बायोलॉजी के भी हालांकि दो हिस्से हैं जो आगे हो जाते हैं, जूलॉजी और बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान, लेकिन फिलहाल हम ओवरऑल बायोलॉजी की बात कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट जूलॉजी एंड बॉटनी, मैं उसको अलग अलग नहीं कर रहा हूं, हम बायोलॉजी के पूरे साइंस की बात कर रहे हैं। कब बच्चे को बायोलॉजी पढ़नी चाहिए, कब बच्चे को मेडिको वाली पढ़ाई करनी चाहिए? कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अगर ठीक हो तो यह विषय उत्तम रहता है। शुक्र और चंद्रमा ही बायोलॉजी को आगे बढ़ाने के लिए, बायोलॉजी पढ़ाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, बायोलॉजी के मुख्य ग्रह होते हैं। तो कुंडली में चंद्रमा और शुक्र की स्थिति अगर ठीक हो तो यह विषय लेना उत्तम रहता है, इस विषय में सफलता मिलती है। शुक्र प्रधान कुंडली में, जब कुंडली में शुक्र लीड करने लगता है, शुक्र मजबूत हो जाता है। मैंने पहले भी कहा कि कुंडली का जो लीडिंग प्लैनेट होता है, कभी कभी वो भी विषय का निर्धारण करता है भाई। इसीलिए कुंडली में अगर शुक्र लीड करने लगे, शुक्र बहुत मजबूत स्थिति में आ जाए, तो व्यक्ति बायोलॉजी पढ़ता है और बायोलॉजी में सफलता पाता है। अगर सूर्य भी उत्तम हो तो इस विषय के साथ व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है। यानी एक तो चंद्र या शुक्र की वजह से आपने बायोलॉजी पढ़ी, और अगर किस्मत ने साथ दिया, सूर्य भी कुंडली में अच्छा है, तो आप बायोलॉजी तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, आप डॉक्टर भी बनेंगे, दोनों बातें हो जाएंगी। यानी
सबसे पहले शुक्र और चंद्र को देखना होगा कि बच्चा बायोलॉजी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, और अगर आपको देखना है कि बायोलॉजी पढ़ के डॉक्टर बनेगा कि नहीं बनेगा तो शुक्र और चंद्र के अलावा सूर्य को भी देखिए, क्योंकि सूर्य अगर बढ़िया है तो बायोलॉजी भी पढ़ेगा और डॉक्टर भी बनेगा। अब जो लोग बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं या बायोलॉजी पढ़ते हैं और उनको दिक्कत आती है, तो बायोलॉजी के विषय को अच्छा करने के लिए सलाह लेकर के एक मोती या एक ओपल पहनना चाहिए। दोनों एक साथ नहीं पहनेंगे, वरना वाटर कंटेंट बढ़ेगा तो इमोशनल पार्ट परेशान करेगा। इसीलिए इस विषय को अच्छा करने के लिए या तो एक मोती पहने या तो एक ओपल पहने, उससे बायोलॉजी की जो एजुकेशन वाला पार्ट है वो बेहतर होगा, वो अच्छा हो जाएगा। तो मैथमेटिक्स की बात हो गई, बायोलॉजी की बात हो गई। तीसरी बात होती है ह्यूमैनिटी की, कि भाई बच्चा आर्ट साइड पढ़ेगा, आर्ट साइड की पढ़ाई करेगा, पॉलिटिकल साइंस पढ़ेगा, सोशियोलॉजी पढ़ेगा, आर्ट्स पढ़ेगा, ठीक है ना, और साइकोलॉजी पढ़ेगा। आर्ट साइड के भी विषय बड़े सारे होते हैं और बहुत सारे बच्चे आर्ट साइड की, जिसको कि आजकल ह्यूमैनिटी कहते हैं, सामाजिक विज्ञान या मानवीय विज्ञान कहते हैं, ह्यूमैनिटी कहा जाता है। आर्ट साइड कब चुनना चाहिए, कब बच्चे को आर्ट साइड में डालना चाहिए कि ना तो साइंस पढ़ेगा ना तो कॉमर्स पढ़ेगा, आर्ट साइड में जाएगा। क्या करेगा आर्ट साइड में और कब करेगा? देखिए, ह्यूमैनिटी जो है ना वो किसी एक ग्रह का कॉम्बिनेशन नहीं है। ह्यूमैनिटी में बड़े सारे ग्रह होते हैं और बड़े सारे ग्रहों के जो मल्टीपल कॉम्बिनेशन होते हैं, एक से ज्यादा कॉम्बिनेशन होते हैं, ये व्यक्ति को ह्यूमैनिटी पढ़ा देते हैं। बड़े सारे कॉम्बिनेशन है, परमुटेशन कॉम्बिनेशन पे ज्योतिष चलता है और उसमें भी बड़े सारे ग्रहों का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है, यानी बुध भी ठीक है, बृहस्पति भी ठीक है, मंगल भी थोड़ा बहुत ठीक है, शनि भी ठीक है, यानी थोड़ा थोड़ा करके सारे ग्रहों के पास जब कॉम्बिनेशन बन जाता है तो आदमी ह्यूमैनिटी पढ़ता है। लेकिन ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों की कुंडलियों में शनि की प्रधानता होती है, शनि लीड करता है, ऐसे लोग ह्यूमैनिटी ज्यादा पढ़ते हैं। ऐसे लोगों का झुकाव आर्ट साइड की तरफ या ह्यूमैनिटी की तरफ ज्यादा होता है और ऐसे बच्चे अपने माता पिता से कहते हैं कि मैं कॉमर्स भी नहीं पढ़ूंगा, मैं साइंस भी नहीं पढ़ूंगा, मैं तो आर्ट साइड लूंगा या तो मैं तो ह्यूमैनिटी लूंगा। चंद्रमा अगर जल की राशियों में हो, यानी कर्क राशि हो, वृश्चिक राशि हो, मीन राशि हो, या वायु की राशि में हो, मिथुन हो, तुला हो, कुंभ हो, यानी जिन लोगों की राशि कर्क, वृश्चिक, मीन हो, मिथुन, तुला, कुंभ हो, ऐसे लोगों के आर्ट साइड पढ़ने की संभावना ज्यादा होती है। जो फायरी राशियां हैं उनके मैथमेटिक्स की संभावना ज्यादा है। जो पृथ्वी तत्व की राशियां हैं उनके साथ देखा गया है कि वो कॉमर्शियल पढ़ाई में जाते हैं। 12 तो अगर कुंडली में वाटर कंटेंट ज्यादा है, चंद्रमा जल की राशि में है या वायु की राशि में है, तो यहां पे आर्ट साइड वाला मामला आगे आ जाता है। अब अगर इस विषय को मजबूत करना है तो जो ग्रह कुंडली में शिक्षा का ग्रह है उसे मजबूत करना होगा। उसके लिए कुंडली दिखानी पड़ेगी, क्योंकि 12 लग्न हैं तो 12 लग्नों के 12 अलग अलग ग्रह हो गए। तो किस कुंडली में आर्ट साइड को कौन सा ग्रह आगे बढ़ा रहा है, यह समझ के आर्ट साइड को मजबूत कर सकते हैं। उसका रत्न पहन के, उसके मंत्र को जप करके, वो यहां बता पाना संभव नहीं है। अब एक ब्रांच बचती है जिसको कॉमर्स कहते हैं, और कॉमर्स में आजकल काफी ज्यादा उछाल आ गया है। लोग कॉमर्स की पढ़ाई करते हैं। एक जमाने में तो साइंस की ही पढ़ाई को लोग महान समझते थे, लेकिन अब कॉमर्स की पढ़ाई भी काफी ज्यादा मूल्यवान हो गई है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है और कॉमर्स के कट ऑफ भी काफी जाते हैं। कॉमर्स में पढ़ाई करना भी एक बड़े गौरव की बात आजकल मानी जाती है। तो कॉमर्स की पढ़ाई भी बड़ी महत्वपूर्ण है और बहुत सारे बच्चे साइंस छोड़कर कॉमर्स की तरफ भागना चाहते हैं, कॉमर्स पढ़ना चाहते हैं। और बहुत सारे बच्चों को कहा जाता है कि कॉमर्स पढ़ो। तो कॉमर्स का चुनाव कब करना चाहिए, कब अपने बच्चे को कॉमर्स की पढ़ाई की तरफ ले जाएं, या खुद ही अगर आप बच्चे हैं आपको कॉमर्स पढ़ना चाहिए या नहीं पढ़ना चाहिए, आइए आपको ये भी बताते हैं। देखिए, बुद्ध मजबूत हो तो व्यक्ति कॉमर्स की पढ़ाई करता है। अब आप सोचेंगे कि बुद्ध मजबूत हो तो पंडित जी कह रहे थे मैथमेटिक्स भी पढ़ता है। केवल बुद्ध मजबूत होगा या केवल बुद्ध डोमिनेट करेगा तो व्यक्ति कॉमर्स पढ़ेगा, लेकिन बुद्ध के साथ मंगल डोमिनेट करेगा या मंगल भी ताकतवर हो जाएगा तब व्यक्ति मैथमेटिक्स पढ़ेगा। इस अंतर को समझिए। बुद्ध माने कॉमर्शियल होता ही है, कैलकुलेशन है, अकाउंटेंसी का या अकाउंटिंग का जो कैलकुलेशन है वो बुद्ध के पास ही तो है। इसीलिए अगर केवल बुद्ध लीड करने लगे या केवल बुद्ध मजबूत हो जाए तो ऐसी दशा में व्यक्ति कॉमर्स की पढ़ाई करता है। कुंडली में पृथ्वी तत्व लीड कर जाए,
वृष राशि, कन्या राशि या मकर राशि, इन तीनों राशियों में मजबूत ग्रह बैठ जाएं या तीनों ही राशियां काफी प्रबल हो जाएं, काफी मजबूती से सामने दिखाई देने लगे, तो ऐसी दशा में भी व्यक्ति कॉमर्स की पढ़ाई करता है। बुध और बृहस्पति दोनों अच्छे हो गए, मान लिया बुध भी अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, तो ऐसी दशा में व्यक्ति अकाउंटेंसी का अद्भुत जानकार होता है भाई, फाइनेंस और कॉमर्स का गजब का जानकार होता है, और ऐसे बच्चे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं, बहुत बड़े बड़े फाइनेंसर बनते हैं, बहुत बड़े बड़े बैंकिंग कंपनियों में सीईओ बन जाते हैं भाई। बुध बृहस्पति दोनों मजबूत हो गए ना, तो कॉमर्स और फाइनेंस में अद्भुत सफलता मिलती है व्यक्ति को। व्यक्ति कॉमर्स के क्षेत्र में मजबूत सफलता पाता है। अब मान लिया आपको कॉमर्स की पढ़ाई करनी है, आप कॉमर्स की पढ़ाई करने जा रहे हैं, तो सलाह लेकर के एक पन्ना पहन लीजिए। कॉमर्स की पढ़ाई के लिए बुध का अच्छा होना बड़ा जरूरी है और यहां पन्ना बेहद फायदेमंद होता है। या आप कॉमर्स की पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ टेक्निकलिटी आ रही है, कुछ मुश्किलें आ रही हैं, तो ऐसी दशा में भी एक पन्ना पहनने से लाभ होगा। जो लोग भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कॉमर्शियल फील्ड में हैं, कारपोरेट फील्ड में हैं, उनके लिए भी बुध की भूमिका बहुत होती है। इसलिए कॉमर्स पढ़ने वाले बच्चों को पन्ना धारण करना लाभकारी होता है। तो अलग अलग विषय, हालांकि बड़े सारे विषय हैं अभी, हाँ, वो विषय थोड़े समय के बाद चुने जाते हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे कि आपका करियर कैसे आप चुने। आप डॉक्टर बने, आप इंजीनियर बने, आप वकील बने, आप जज बने, आप आईएएस आईपीएस बने, इस पर कभी और चर्चा करेंगे, वो करियर का सवाल है। लेकिन विषय वाली जहां तक बात है, मुख्य रूप से 10वीं के बाद, 10वीं से 12वीं का जो समय होता है, जिसमें आदमी सबसे मजबूत स्थिति में पहुंचता है, उस समय में बच्चे को मैथमेटिक्स पढ़ाना है, बायोलॉजी पढ़ाना है, ह्यूमैनिटी पढ़ाना है या कॉमर्स दिलाना है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि 11वीं में जिस पढ़ाई में अमूमन बच्चे की एंट्री हो जाती है, बाकी समय का करियर भी उसी के आधार पर डिसाइड होता है, बाकी समय का करियर भी उसी के आधार पर चलता है और बच्चे को उसमें सफलता मिलती चली जाती है। तो जब भी बच्चा आपका 10वीं की पढ़ाई कर ले, थोड़ा ध्यान रखें और सब्जेक्ट का चुनाव सोच समझ कर करें। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, बात करेंगे आपके राशियों के हाल की, भाग्य के दरवाजे की, शुभ पहर की, लेकिन फिलहाल हर रोज की तरह निरोगी भव। जो लोग गहरा ध्यान लगाना चाहते हैं, जिनको ध्यान लगे, मन लगे, मंत्र जप ठीक से हो, या जो लोग ठीक से मेडिटेशन करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को गर्म स्वभाव की चीजें जैसे प्याज, लहसुन, सरसों, बासी भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे जो सूक्ष्म स्पंदन हैं, जो माइनर वाइब्रेशन हैं, उनको ग्रहण कर पाने में दिक्कत होगी। राशियों के हाल की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि वालों को अचानक धन की प्राप्ति हो रही है। अगर काम कहीं रुका हुआ है, फंसा हुआ है, तो रुका हुआ काम इनका पूरा होगा। खान पान पर बहुत ध्यान दें। शुभ रंग लाल है और भाग्य है 80%। वृष राशि, मनोरंजक यात्रा के योग बन रहे हैं। किसी पुराने मित्र से आपकी मुलाकात होगी। संपत्ति का लाभ भी होता हुआ दिखाई देगा। शुभ रंग गुलाबी है और भाग्य है 49%। मिथुन राशि, कोई अच्छी खबर आपका इंतजार कर रही है। उपहार का लाभ आपको मिलेगा, लेकिन सहयोगियों के साथ इस समय विवादों से बचाव करना चाहिए। शुभ रंग धानी है और भाग्य है 73%। कर्क राशि, वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार जनों से भेंट के योग भी बन रहे हैं। शुभ रंग सफेद है और भाग्य है 57%। सिंह राशि, नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं। दुर्घटना से बचाव करें। स्थान परिवर्तन के योग भी बन पा रहे हैं। शुभ रंग नारंगी है और भाग्य है 63%। कन्या राशि, नौकरी लगने के योग बन रहे हैं। मान सम्मान की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन भी आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 78%। तुला राशि, नौकरी में मुश्किलें आ सकती हैं। क्रोध बिल्कुल ना करें और अगर प्रॉपर्टी इस समय खरीदने के बारे में सोच रहे हैं तो फिलहाल संपत्ति खरीदने को टाल दें।
शुभ रंग ग्रे और भाग्य 51%। वृश्चिक राशि, परिवार में खुशहाली आएगी, किसी अतिथि का आगमन होगा, नौकरी में सुधार की संभावना बन पा रही है। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 75%। धनु राशि, पुराने दोस्त से आपकी मुलाकात होगी, लंबी यात्रा के योग बनेंगे, मान सम्मान की प्राप्ति भी होगी। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 88%। मकर राशि वालों को आज अपनी सेहत का थोड़ा सा ख्याल रखना है, यात्रा नहीं करनी है और अगर कर्ज का कोई लेन देन करना चाहते हैं तो फिलहाल उससे बचाव करें। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 47%। कुंभ राशि वालों की व्यस्तता थोड़ी सी बढ़ रही है, किसी अतिथि का आगमन होगा, धन का अपव्यय न करें, मान सम्मान के लिए तैयार हो जाएं। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 52%। मीन राशि, जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं उनके लिए लाभ का दौर है, धन की प्राप्ति होगी, नौकरी में सफलता भी अवश्य मिलेगी। शुभ रंग नीला है, ब्लू है और भाग्य है 62%। एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, नेहा हैं, उनसे बात करते हैं। नेहा बताइए। हाँ जी, पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। हाँ, मेरी बहन के बारे में पूछना था। डेट ऑफ बर्थ क्या है उनकी? हाँ, उनका डेट ऑफ बर्थ है 11 नवंबर 91 का और जन्म टाइम है 9:05 सुबह का। कहाँ पे जन्म हुआ है? रांची में ही, झारखंड। प्रश्न क्या है? हाँ, वो बहुत दिन से बैंकिंग का तैयारी कर रही है और मतलब क्वालिफाई भी कर जाती है लेकिन आगे का प्रोसेस हो नहीं पाता। वही पूछना है कि वो क्या करे आगे, कि इसी को कंटिन्यू रखे, वही पूछना है। ये अपनी बहन के लिए पूछ रही है ना? हाँ हाँ, मेरी आपकी बहन का नाम क्या है? नाम है पूजा पाठक। देखो, इस कुंडली में बैंकिंग की तैयारी अभी कंटिन्यू रखनी चाहिए क्योंकि 2017-2018 में इनको सफलता मिलने की संभावना बनती है। धनु लग्न है इनका, धनु राशि भी है इनकी। दशाओं के लिहाज से और ग्रहों की स्थिति के लिहाज से 2017 के अंत में या 2018 के मध्य के बाद इनको बैंकिंग सर्विसेज मिल सकती हैं। थोड़ा सा परिश्रम में कमी है और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल भी कमज़ोर है क्योंकि जो इस कुंडली में नौकरी का मालिक है, जो सफलताओं का स्वामी है, वो थोड़ा कमज़ोर हो गया है। तो बहन जी को कहें कि हिम्मत ना हारें, थोड़ी मेहनत करें, इन्हें सफलता मिलेगी। नियमित रूप से सूर्य को जल चढ़ाएं और एक माणिक्य इनको पहना दें, 6-7 रत्ती का माणिक्य तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड की रिंग फिंगर में। रविवार को प्रातः धारण करने से इनको लाभ होगा। तो एक तो इनको माणिक्य पहना दें और दूसरा सूर्य को सुबह जल चढ़ाएं। ये दोनों काम करें, थोड़ी सी कोशिश करें, सफलता इनको प्राप्त होगी। रेखा जी जुड़ रही हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। रेखा जी बताइए। पंडित जी प्रणाम। नमस्कार। मैं आपसे बहुत बहुत प्रभावित हूँ। मुझे जीवन के अपने बारे में पूछना, मुझे अपने राशि का ठीक से पता है और ना लगन का, और मेरे वैवाहिक जीवन के बारे में पूछने में शादी को 27 वर्ष हो चुके हैं लेकिन पति का ना व्यवहार थोड़ा, वैसे दिल के अच्छे हैं लेकिन जवान बहुत खराब है। आपको डेट ऑफ बर्थ टाइम अपना पता है? हाँ जी, हाँ जी। 6 नवम्बर 1966। 1966। समय बताइए। सुबह 9 बजे के आसपास। कहाँ पे जन्म हुआ है? दिल्ली में, दरियागंज। कोई रत्न पहनती हैं अभी? हाँ जी, नहीं, कुछ नहीं पहना। एक तांबे की रिंग पहनी हुई है राइट हैंड में। आजकल आपका स्वास्थ्य कैसा है? स्वास्थ्य ठीक है, बस थोड़ा पैरों में दर्द रहता है हल्का। पहले से बेटर है, वैसे तो पहले सर्दी जुकाम बहुत रहता था, अब ठीक है। देखो, इस समय जो समस्या दिख रही है, वृश्चिक लग्न है, राशि कर्क है, इस समय हड्डियों की ही समस्या है। कमर के नीचे आपको हड्डियों में दिक्कत हो सकती है, जंघे में हो जाए, घुटने में हो जाए या पैरों के पंजों में हो जाए। तो जरा सा ध्यान रखना होगा कि पैरों का दर्द जो है इसको लापरवाही में न टालें। अगर दिक्कत होती है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये मामला थोड़ा दिक्कत दे सकता है। वृश्चिक लग्न कर्क राशि का कॉम्बिनेशन भाग्यवान माना जाता है, कुंडली भाग्यशाली है, लेकिन जो सुख वाला पार्ट है वो कुंडली में कमजोर है। तमाम चीजें होने के बावजूद जीवन में कोई कमी नहीं है, कोई अभाव नहीं है, लेकिन जीवन में जो रस होना चाहिए, जो आनंद होना चाहिए और जो सुख होना चाहिए वो नहीं दिखाई दे रहा है।
वृश्चिक लग्न में सुख के लिए जिम्मेदार होता है चंद्रमा, और चंद्रमा का जो बैलेंसर है वो शुक्र है, शुक्र कमजोर हो गया है। तो इस वजह से जीवन में आनंद वाला पार्ट वीक है, बाकी कोई खास दिक्कत नहीं है। तो 3 उपाय आपको करने हैं। सबसे पहले एक मोती बनवा के आप पहने, वजन में 14-15 रत्ती, 14-15 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को एक मोती पहन लें। रोज सुबह और रोज शाम ओम आदित्याय नमः, ओम आदित्याय नमः सूर्य का मंत्र है, इसका जप करें। और तीसरा काम ये करें कि हर शनिवार की शाम को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ये 3 काम करें। हड्डियों में समस्या होने पर लापरवाही ना करें, और जरा इस समय आंखों का भी ध्यान देंगी कि आंखों में कोई दिक्कत ना हो जाए। तो चलिए अब खोलते हैं भाग्य का दरवाजा और निकालते हैं उसमें से एक महत्वपूर्ण उपाय। खाना बनाते समय जो लोग बार बार बीच बीच में चखते हैं, चम्मच से निकाल के नमक देख रहे हैं, बार बार चख के देख रहे हैं कि सब्जी गली कि नहीं गली, कैसा बना है, निकाल के पहले खुद ही चखने लगे। एक तो ऐसा करने से संपूर्ण खाना जूठा हो जाता है, ऐसा मत करिए। और जो लोग ऐसा करते हैं उससे धन का अनावश्यक खर्चा बढ़ता है, घर में दरिद्रता आती है। तो ये करना अच्छा नहीं है, क्योंकि वही भोजन आप भगवान को भोग लगाते हैं और वही भोजन पहले चखना शुरू कर देंगे तो भोजन जूठा हो जाएगा ना। तो उचित यही है कि भोजन पकाते समय बीच बीच में बार बार मत चखिए, ऐसा करना ठीक नहीं होता। एक दर्शक जुड़ रही हैं, इंदू हैं हमारे साथ दिल्ली से, उनसे बात करते हैं। इंदू जी बताइए। प्रणाम आचार्य जी। नमस्कार। मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ आचार्य जी। डेट ऑफ बर्थ क्या है? उसका है 10 नवंबर 1984। समय बताइए। 2:04 PM, दिल्ली। क्या मुश्किल है? आचार्य जी उसके ऊपर किसी ने ना झूठा केस डाल दिया मेरे बेटे के ऊपर, और बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और उसका आगे भी फ्यूचर के बारे में भी बताइए कुछ। तो अभी आपके बेटे के ऊपर जो केस चल रहा है, बेटा बाहर है? हाँ जी, वो तो हो गया, बाहर तो हो गया जी। कुंभ लग्न है बेटे का, राशि वृषभ दिखाई देती है। ये बात तो सही है कि कुंडली में झूठे केसों में, झूठे मुकदमों में, झूठे विवादों में फंसने की संभावना बहुत है, लेकिन बेटा भी सुधरता नहीं है ना। चंद्रमा राहु एक साथ बैठे हैं, संगति अच्छी नहीं है, बात किसी की सुनता नहीं है, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है जब कुंडली में चंद्रमा भी कमजोर हो और सूर्य भी कमजोर हो। तो बुद्धि भ्रष्ट है, समय भी अच्छा नहीं है। अपने बेटे को कहें कि नवंबर तक किसी भी तरह की गड़बड़ियां ना करें। नवंबर तक समय बहुत ही खराब है, नवंबर तक सावधानी बनाए रखें। नवंबर के बाद से जीवन में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन इनकी संगति का बहुत ध्यान रखिए। इनकी दोस्ती, यारी, मित्रता पर अंकुश लगाइए। एक पन्ना इनको पहना दीजिए, 4-5 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक इनको पन्ना पहनाइए। और दूसरा, सुबह और शाम दोनों समय या तो ये स्वयं करें, नहीं तो आप इनकी माता जी हैं, आप इनके लिए सुबह 108 बार और शाम को 108 बार गायत्री मंत्र का जप करिए। अपने बेटे के कल्याण की प्रार्थना करिए। घर में रोज पूजा होगी और घर में नॉनवेज नहीं पकाया जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। नवंबर तक थोड़ी सी सावधानी अगर रखें तो मुझे लगता है आगे का वक्त ठीक हो जाएगा। चलिए अब जान लेते हैं आज का सबसे महत्वपूर्ण समय शुभ पहर में। आज का शुभ पहर है रात को 8 बजे से 9:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण के चरणों में चंदन लगाएं। सफेद चंदन जरा सा घिस के भगवान कृष्ण के पैरों में लगाएं और उसके बाद प्रार्थना करें। संतान संबंधी अगर कोई समस्या जीवन में चल रही है तो उसका समाधान निश्चित रूप से हो जाएगा, लेकिन ये करेंगे शुभ पहर में ही, और शुभ पहर का समय है रात को 8 बजे से 9:30 तक। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और आगे जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।